नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। निकाय और पंचायत चुनाव के बाद अब मिशन 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अगर बात की जाए तो किस तरह के संसदीय क्षेत्र में समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरह के हालात बन रहे हैं और किन नेताओं का ग्राफ बढ़ा है, किन नेताओं का ग्राफ घटा है, ऐसे में बात की जाए तो उसे लेकर हमारे साथ बात करने के आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानिए क्योंकि पल पल की अपडेट हम आपको बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं और समझाते हुए भी आ रहे हैं कि किस तरह के समीकरण बैठते हुए जा रहे हैं। मुस्तफा जी, बात की जाए तो अब किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं संसदीय क्षेत्र में? देखिए नवीन, राजनीति पल पल बदलती रहती है, नया आकार लेती रहती है। जब मध्य प्रदेश में 2 साल पहले वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने कहा था कि एमपी में शिवराज युग खत्म और वीडी युग शुरू। अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था है संसदीय बोर्ड, उससे शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया है। तो राजनीति में लोग आते रहते हैं, राजनीति आगे बढ़ती रहती। हाल ही में पंचायत और निकाय चुनाव हुए। पंचायत और निकाय चुनाव के पहले संसदीय क्षेत्र में एक अलग सीन था। पंचायत और निकाय चुनाव होने के बाद एक अलग सीन हुआ, और जब शिवराज सिंह जी चौहान को संसदीय बोर्ड से हटाया गया तो फिर संसदीय क्षेत्र में एक नया सीन हुआ। तो आप ये देखें कि किस तरह के बदलाव यहाँ की राजनीति में आ रहे हैं। और यदि सीधे सपाट में ये कहूँ तो इस समय पूरे संसदीय क्षेत्र में जो 2 नेता सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे हैं, उसमें एक कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा है और दूसरे सांसद सुधीर गुप्ता। और दोनों सर्वाधिक ताकतवर क्यों हैं, इस बात को कहने के लिए मेरे पास पर्याप्त आधार है। और बाकी तमाम नेता कैसे कमज़ोर होते जा रहे हैं, और हम अपनी इस बातचीत के अगले हिस्से में ये भी बात करेंगे कि अगर नीमच की बात की जाए विधानसभा की, तो यहाँ का क्या समीकरण है। तो आप ये देखिए कि यदि हम संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इस चुनाव के बाद और भोपाल के अंदर बदले समीकरणों के बाद एक ताकतवर नेता के रूप में जो 2 लोग उभरे हैं वो है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और सांसद सुधीर गुप्ता। अब यदि आप कैबिनेट मंत्री सकलेचा की बात करें तो देखिए, इस निकाय और पंचायत चुनाव में सकलेचा के टेरिटरी के अंदर किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप 0 हुआ और सर्वाधिक थंपिंग मेजोरिटी से वहाँ में पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती। और एक सिरे से सकलेचा समर्थकों को पद पे आसीन किया गया, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या फिर पंचायतें हो। तो वहाँ पर किसी और का 0 इंटरफेरेंस रहा और समूची जो जीत हुई है वो केवल और केवल वो सकलेचा समर्थकों की, और उनके चहेतों को उन्होंने टिकट दिया और उनको जिताया और पदों पे बिठाया। दूसरा, यदि आप सकलेचा की बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र के ऐसे नेता है जो दिल्ली में अपना खासा वजूद रखते हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री ऐसे होंगे जो सीधे ओम प्रकाश सकलेचा के टच में है या सकलेचा उनके टच में है। मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट है शिवराज सिंह चौहान की, उसमें यदि मुझे एकमात्र कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली के गलियारों में दस्तक देते नजर आता है वो केवल और केवल ओम प्रकाश सकलेचा है। आप ये देखिए कि आए दिन उनकी तस्वीरें केंद्रीय मंत्रियों के साथ आती है, आए दिन वो कार्यक्रमों में दूसरे राज्यों में जाते हैं। हाल ही में वो गोवा गए, इसके पहले और राज्यों में वो गए, तो दूसरे राज्यों में भी वो दस्तक देते हैं, राजस्थान है और भी राज्य हैं। तो ऐसा मंत्री, और आप शिवराज मंत्रिमंडल के और मंत्रियों को उठा लीजिए, जबकि यूँ देखा जाए तो ओम प्रकाश सकलेचा के पास जो डिपार्टमेंट है वो कोई फाइनेंस नहीं है, वो कोई होम डिपार्टमेंट नहीं है, उद्योग नहीं है, कोई बड़ा डिपार्टमेंट नहीं, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग। आप ये देखिए बहुत छोटा डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट के बारे में मेरा ये कहना है कि
सकलेचा के मंत्री बनने से पहले इस डिपार्टमेंट को भी एमपी में लोग नहीं जानते थे, लेकिन उनकी कार्यशैली के कारण आज उस डिपार्टमेंट से समूचा मध्य प्रदेश वाकिफ है। और उनकी जो दिल्ली में हैसियत और पकड़ है वो आप देखिए कैबिनेट मंत्री बनने के बाद लगातार बढ़ रही है। और खुद के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो हवाई नेता हो गए, उन्होंने अपनी विधानसभा में भी पत्ता नहीं हिलने दिया अपनी मर्जी के बगैर, और पूरे सिस्टम को उसी तरह बनाए रखा जैसा वो चाहते थे। अब यदि सांसद सुधीर गुप्ता की बात करें तो वो एक ऐसे नेता बन के उभरे जिसकी हैसियत भी दिल्ली में बढ़ी है, जो सीधे अमित शाह से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, गुजरात जो मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है उसके प्रभारी है, और आप ये देखिए कि यूपी में 56 विधानसभा सीटों का इंचार्ज उनको बनाया गया, जिसमें 45 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो लगातार उनका कद बढ़ता है, दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। और यदि संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे संसदीय क्षेत्र में उन्होंने निर्विवाद रहते हुए पंचायत और निकाय चुनाव में अपने लोगों को आगे बढ़ाया, और इस तरीके से बढ़ाया कि वो किसी और कैंप से आगे बढ़ा हो, लेकिन था वो सांसद सुधीर गुप्ता का। और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से पूरे संसदीय क्षेत्र में अपनी जमावट कर ली। और आप ये देखिए कि उनकी प्रेजेंस जावद से जावरा तक बराबर दिखती है। ये जावद में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से उनकी नहीं बनती है, तो उन्होंने वहाँ पे समंदर पटेल के सर पे हाथ रख दिया, और उनके जन्मदिन पे वो जावद पहुँच गए, और उन्होंने कह दिया कि सनातन परंपराओं का जो झंडा वाहक बने समंदर पटेल, और राष्ट्रीयता की जो पताका फहरा रहे, इसलिए मैं इनके जन्मदिन में शामिल होने आया हूँ, और राजनीतिक सवालों को एक सिरे से खारिज कर दिया। तो आप ये देखिए कि उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि निर्विवाद रहते हुए आगे बढ़ना, और दूसरा उनको ये पता है कि संसदीय क्षेत्र का चुनाव स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है, इसलिए वो इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं पालते हैं कि स्थानीय स्तर पे क्या मुद्दे उठ रहे हैं, क्या हायतोबा मच रही। तो कुल मिलाकर के एक उनकी साइड स्ट्रेटेजी है, और वो लगातार उस स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ते हुए भाजपा हाईकमान में अपनी पैठ बढ़ाते जा रहे हैं। नवीन, हाँ मुस्तफा जी, अगर बात की जाए, आपने सांसद सुधीर जी की बताई, आपने सकलेचा जी की बताई, नीमच की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बदलते समीकरण दिख रहे हैं? किन नेताओं ग्राफ बढ़ता दिख रहा है, घटता दिख रहा है आपको? देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो संसदीय क्षेत्र की बात मैंने की उसको थोड़ा सा और मैं पूरा कर लूं। अब संसदीय क्षेत्र के अंदर मान लीजिए जगदीश देवड़ा जी, हरदीप सिंह डंके, तो आप ये देखिए कि देवड़ा जी सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान से जुड़े, और शिवराज सिंह चौहान यदि मध्य प्रदेश में नहीं है तो आगे का भविष्य फिर क्या होगा। हरदीप सिंह डंग का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिंधिया के भी नहीं है, वो एक पैक्ट के तहत बीजेपी में आए थे, उनको मंत्री बनना तो मंत्री बन गए। आज की स्थिति में बीजेपी में उनका रसूख केवल शिवराज और सिंधिया तक है। सिंधिया के भी वे वैसे खासुल खास कट्टर समर्थक नहीं है जैसे कट्टर समर्थक मैन सिंह कालूखेड़ा थे या विजय सिंह मालाड़ा थे। तो इनका गॉडफादर कौन, और मुद्दों पे जो पकड़ होनी चाहिए, जो पार्टी के मुद्दे हो चाहे वो सरकार के मुद्दे हो, वैसी पकड़ वैसी प्रेजेंस जो ओम प्रकाश सकलेचा की है, वो सुधीर गुप्ता की है, वो इनकी नहीं दिखाई देती। तो आप ये देखिए कि जो बात मैंने कही, तो कहीं ना कहीं इनका ये दो नेता है जिनका ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है। अब यदि बात करें जो नीमच की बात आपने कही, देखिए नीमच में निकाय और पंचायत चुनाव के पहले यहाँ पे नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का वजूद था, वो विधायक है यहाँ के, और अन्य संस्थाओं पे कोई बैठा नहीं था। लेकिन मैं आपको एक सामान्य बात बोल रहा हूँ, कल आपने प्रभारी मंत्री का कार्यक्रम कवर किया, कल पूरी राजनीति का केंद्र नीमच में संतोष चोपड़ा का मकान था।
जहाँ पे प्रभारी मंत्री से लेके सांसद से लेके तमाम नेता और शहर के प्रमुख लोग, यहाँ तक कि जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं नीमच के कैलाश धानुका भी पूरे समय वहाँ मौजूद थे। और जैसा हमने इन निकाय चुनाव के पहले कहा था कि यदि स्वाति चोपड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष बनती है तो नीमच में एक पावर सेंटर संतोष चोपड़ा होंगे, और वो कल के कार्यक्रम से साफ साबित हो गई। तो इन निकाय और विधानसभा चुनाव के पहले विधायक दिलीप बापू का अपना एक अस्तित्व था, लेकिन देखिए इस निकाय चुनाव में पवन पाटीदार ने आकार लिया। जिला अध्यक्ष के तौर पे वो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तैयार कर रहे थे, और जब निकाय और पंचायत चुनाव आए तो उन्होंने दोनों ही चुनाव में अपने चहेतों को टिकट दिया, उनको जिताया। तो एक पावर सेंटर इस समय पवन पाटीदार बन के उभरे। आप ये देखिए कि नीमच के जितने भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें पवन पाटीदार की प्रभावी उपस्थिति नजर आती है। तिरंगा यात्रा देख लीजिए, जन्माष्टमी के कार्यक्रम देख लीजिए, भुजरिया के कार्यक्रम देख लीजिए, गोगा नवमी के कार्यक्रम देख लीजिए। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सर्वाधिक पब्लिक प्रेजेंस में दिखाई देता है तो केवल और केवल पवन पाटीदार। और फिर दूसरा पवन पाटीदार के जो आका है वो वीडी शर्मा है। वीडी शर्मा इस समय भोपाल में ताकतवर माने जा रहे हैं, जिस दिन से शिवराज सिंह चौहान की संसदीय बोर्ड से विदाई हुई है। दूसरे पावर सेंटर जैसा मैंने कहा संतोष चोपड़ा, क्योंकि नगर पालिका पे अब उनका कब्जा है, और आम तौर पे विधायकों से उतना काम पब्लिक को नहीं पड़ता जितना नगर पालिका अध्यक्ष से पड़ता। नगर पालिका अध्यक्ष से नीमच के अधिकांश लोगों का काम पड़ता है। तो आप ये देखिए कि कुछ दिनों में ही संतोष चोपड़ा आकार लेने लग गए, वो एक पावर सेंटर बन गए। उसका नज़ारा कल प्रभारी मंत्री के दौरे के वक्त दिखा, जब प्रभारी मंत्री के पास समय की बिल्कुल कमी थी, उसके बावजूद वो संतोष चोपड़ा के निवास पे पहुंची और काफ़ी देर रुकी, पूरे परिवार से मिली, और वहाँ नीमच के तमाम निकलते हुए लोग मौजूद थे। और इस संसदीय क्षेत्र में तीसरे पावर सेंटर की बात करें तो वो है सज्जन सिंह शिवाजी। सज्जन सिंह शिवाजी पे हाथ रखा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने, 2 जिला पंचायत सदस्य उनको दिलाए, और सज्जन सिंह जी शिवाजी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे आसीन हो गए। अब आप ये देखिए कि सज्जन सिंह जी शिवाजी या पवन पाटीदार, इन दोनों की विधायक दिलीप बापू से कभी ठीक नहीं रही। जितने भी लोग जानते हैं, पवन पाटीदार से तो बिल्कुल ठीक नहीं रही। और सज्जन सिंह जी शिवाजी के समर्थक ये आरोप मढ़ते रहे हैं कि सज्जन भाई जी के आगे बढ़ने में किसी ने रुकावट डाली तो विधायक दिलीप बापू। लेकिन अब वही भाई जी कैबिनेट मंत्री सकलेचा जी की कृपा से जिला पंचायत में बैठ गए और उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। आपने देखा होगा यदि कि हाल ही में जो कार्ड छपे हैं उनमें सज्जन भाई जी का नाम विधायक दिलीप बापू के पहले, यानी कि वे एक पायदान ऊपर चढ़ गए। और आज ये पूरे टेरिटरी जो है ग्रामीण क्षेत्र की, उनके लोगों को यदि काम है, पंचायतों में काम है, जनपदों में काम है, तो वो सीधे सीधे किसके संपर्क में आएंगे? सज्जन भाई जी के। तो एक तीसरा पावर सेंटर नीमच में डेवलप हुआ, वो है सज्जन भाई जी। ये पवन पाटीदार हो, सज्जन भाई जी हो या संतोष चोपड़ा हो, ये मुझे नहीं लगता जो आज की स्थिति है कि वो विधायक दिलीप बापू के इन्फ्लुएंस में काम करेंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं नीमच विधानसभा क्षेत्र के अंदर इन तीनों लोगों का वजूद का ग्राफ काफ़ी बड़ा है। आज पवन पाटीदार के पास पूरे संगठन की टीम है, तो संतोष चोपड़ा के पास पूरी नगर पालिका है, तो सज्जन भाई जी के पास जिला पंचायत है। तो तीसरी बात कि यदि विधायक दिलीप बापू की बात करें तो भोपाल तक वे सीमित है, दिल्ली में उनका कोई वजूद नहीं। तो शिवराज सिंह जी चौहान के संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद यदि कुछ प्रभाव पड़ेगा तो वो दिलीप बापू पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं के खास माने जाते। तो आप ये देखिए कि नीमच से भोपाल तक मध्य प्रदेश की राजनीति एक नया करवट ले रही है,
और 2023 के पहले की जमावट होती साफ नजर आ रही। और ये भी दिख रहा है, एकदम क्लियर सीन दिख रहा है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कौन होंगे, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी ज़मीन मजबूत कर रही है और कैसे अपने पत्ते चल रही है, वो इन चुनाव के बाद ज़्यादा क्लियर हो गया है। और एक नई राजनीतिक करवट लेते हुए नीमच से भोपाल तक साफ दिखाई दे रही नवीन। मुस्तफा जी, जिस तरह आपने भारतीय जनता पार्टी की बताई, सिंधिया के समर्थकों की बात की जाए इस संसदीय क्षेत्र में, तो क्या उनका क्या वजूद बड़ा है या फिर उनकी कोई एंट्री होती दिखती है आपको चुनाव से पहले? देखिए नवीन, यदि सिंधिया समर्थकों की अभी तक की बात करें, आपको भी ज़्यादा बेहतर पता है कि प्रेशर देके जोर पानी करके सिंधिया ने अपने कुछ समर्थकों को ज़रूर भारतीय जनता पार्टी संगठन में एडजस्ट करवाया, उनको पद दिलाए। लेकिन यदि उन तमाम सिंधिया समर्थकों से बात की जाए, उनसे पूछा जाए, तो वे भारतीय जनता पार्टी में उनकी हैसियत और उपलब्धि से नाखुश हैं। जैसा कि जब सिंधिया पार्टी में आए थे बीजेपी में, तब एक बात कही गई थी कि जो कांग्रेस पार्टी में जिस हैसियत में है, उस हैसियत में भाजपा में स्वीकार होगा और उसी हैसियत का दर्जा उसको मिलेगा। यदि हम एक एक नाम पे विचार करें, तो क्या उन नेताओं को बीजेपी में वो हैसियत मिली है या सिंधिया उनको वो हैसियत दिला पाए हैं? क्योंकि बीजेपी के अंदर कई तरह की लेयर्स हैं, कई तरह के छन्ने लगे हैं। संघ का अपना एक सिस्टम अलग है, संगठन का अलग है, सरकार का अलग है। तो सिंधिया अभी बीजेपी में उतनी पकड़ में नहीं है। आज वीडी शर्मा एक अलग पावर सेंटर है, तो सिंधिया उनको निर्देश नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है, आज हितानंद जो संगठन प्रभारी है, वो अपनी एक अलग ताकत है, संघ से जुड़े हैं। तो आप ये देखिए कि वो इतने प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं जितने प्रभावी वो कांग्रेस में हुआ करते थे। ये अलग बात है कि विमानन विभाग में उनको मंत्री बनाया गया। तो जैसा सीन इस समय दिख रहा है, तो ग्राउंड जीरो की यदि बात करें, तो मुझे लगता है कि सिंधिया समर्थक जिस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी में, वो खुश नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनको वो हैसियत और वो स्थिति नहीं मिली। और फिर आप ये भी देखिए कि इस पूरे चुनाव में आपको कोई सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ते हुए दिखा? निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सरपंची हो, पार्षद हो, कहीं स्पेसिफिक पता चला हो कि इतने सिंधिया समर्थकों को चुनाव लड़ लिए और जीत गए? तो कहीं कोई नाम लेवा नहीं था। बीजेपी में अपना एक सिस्टम पार्टी का डेवलप है, उस सिस्टम के तहत वो नाम आगे बढ़ाते, उस सिस्टम के तहत वो नाम सेलेक्ट करते। आप ये देखिएगा, अगर पवन पाटीदार जिलाध्यक्ष है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी उसको टिकट देने की होगी जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, ना कि उनको होगी कि जो सिंधिया समर्थक है। तो वो बीजेपी का जिलाध्यक्ष बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम आगे बढ़ाएगा, संघ का व्यक्ति संघ से जुड़े लोगों के नाम आगे बढ़ाएगा। तो सिंधिया का नाम कौन बढ़ाएगा? या तो सिंधिया का कोई आदमी उस पद पे बैठा हो तो वो सिंधिया समर्थकों का नाम आगे बढ़ाएगा। लेकिन सिंधिया बीजेपी में वो पंख अभी फैला ही नहीं पाए हैं कि वो अपने लोगों को मेन स्ट्रीम में ला सके। अब अभी 2023 की जो बिसात बिछ रही है, उसमें कहीं मुझे उनका उतना दमदार प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे जो लग रहा है, जिस समय संसदीय बोर्ड की यदि बात करें, जो भाजपा की सबसे ताकतवर संस्था है, उसमें अधिकांश इस समय मोदी और अमित शाह के अलावा जो मेंबर है वो 50 से 52 साल के, यानी कि लगभग चेहरे युवा आ गए हैं। जितने भी ओल्ड लोग थे वो हटा दिए गए। तो एक थीम जो बीजेपी की चल रही है दिल्ली से, वो चल रही है नए चेहरों को आगे लाइए, पुराने चेहरों का माइनस उनके साथ खत्म, नए चेहरों के साथ नई शुरुआत। तो उस थीम पे मुझे बीजेपी ग्राउंड जीरो तक काम करती नजर आ रही है। और इस बात का संकेत मिल रहा है कि नीचे भी वो लोग नए चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बीजेपी का एक अपना हिडन एजेंडा है जिस पे वो बराबर काम कर रही है, युवा चेहरों को सामने ला रही है। और उसी का परिणाम है कि आप ये देखिए कि जैसे इस चुनाव के बाद जो बिसात बिछी है,
उस पर पूरी तरह से एक नया सीन क्रिएट हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में सबसे ताकतवर होकर कैबिनेट मंत्री सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता उभरे हैं। नीमच की बात करें तो अब यहाँ पे साफ तौर पे 3 नए पावर सेंटर दिखाई देते हैं, एक पवन पाटीदार, एक संतोष चोपड़ा और एक सज्जन भाई जी। और जी नवीन। हाँ मुस्वा जी, आपने नीमच की बताई, जावद की बताई, मनासा के किस तरह के समीकरण आपको वहाँ के कुछ दिखते परिवर्तन के, जो वहाँ हालात जैसे बने हुए वैसे ही हैं? नहीं, मनासा का इस सच यदि देखा जाए नवीन तो विधायक माधव मारू अपनी टेरिटरी में उठापटक ज़रूर करते रहे। कुछ संस्थाओं में वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, या उनका जो है तो जनपद की बात करें या रामपुरा की बात करें तो वो इन चुनावों में लगातार कहीं ना कहीं विवाद में घिरते हुए मुझे दिखाई दिए। और दूसरा ये है कि वहाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि वो अपने लोगों को पदों पे बिठा पाए, तो उनका पहला कार्यकाल है और वो इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अभी उस परिदृश्य को हम पूरे भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्तर या प्रादेशिक स्तर में नहीं सोच सकते, बट ये है कि वो मनासा के अंदर अपनी जो है कोशिशें किए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो कैलाश चावला के लोग हैं या वहाँ पर सिंधिया के लोग हैं, उनसे उनका 12वां चंद्रमा आज भी है। और जब कभी मौका मिलता है तो चावला समर्थक हो या सिंधिया समर्थक हो, उनका टकराव होता है। अभी जो विजू बना की बात करें तो उन्होंने जनपद के अंदर अपने समर्थक को उपाध्यक्ष बना दिया और माधव मारू समर्थक की हार हो गई। वहीं आप ये देखिए कि विजय सिंह मालाएड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रबंध समिति में मेंबर बन के आ गए। उस जिले की सबसे ताकतवर समिति अगर कोई है तो प्रबंध समिति, उसके अंदर प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और महामंत्री होते हैं और 2 आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं मनासा के अंदर विजू बना का ताकतवर होना। जिला पंचायत चुनाव में विजय सिंह मालाएड़ा ने अहम रोल अदा किया। सिंधिया के फ़ोन के बाद जो फ़ोन सकलेचा ने सिंधिया को किया था, 2 जिला पंचायत सदस्य भाईजी को मिले। तो आज सीधे सीधे मालाएड़ा का दखल जिला पंचायत में हो गया, क्योंकि उनके पास 2 सदस्य थे और उन्हीं के कहने से वो मिले और भाईजी जिला पंचायत अध्यक्ष बने। तो एक शुरुआत मनासा में भी दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं विजय सिंह मालाएड़ा एक बार फिर वहाँ पे अपना दम दिखा रहे हैं और वो खड़े हो रहे हैं। तो वहाँ के जो चुनाव है, वहाँ की जो स्थितियाँ, अभी तक क्या था कि जब माधव मारू अध्यक्ष बने, माधव मारू विधायक बने, तो चूंकि चावला जी मंदसौर चले गए, उनका आना, उनके समर्थक वहाँ जरूर थे, तो माधव मारू एक तरफा चलते रहे। चावला समर्थक वक्त ज़रूरत आवाज़ ज़रूर उठाते रहे, लेकिन अब ताकतवर तरीके से विजय सिंह मालाएड़ा सामने आ चुके। तो जो चावला समर्थक हैं कहीं ना कहीं वो मालाएड़ा को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मनासा में एक गुट जो है सांसद सुधीर गुप्ता का भी, जिसमें पुष्कर जवार और तमाम लोग हैं। तीसरा राजेश लड़ा है जो सीधे पवन पाटीदार के इन्फ्लुएंस में। राजेश लड़ा पूर्व विधायक राधेश्याम जी लड़ा के बेटे हैं, तो वो परिवार भी संघ को समर्पित रहा, बीजेपी को समर्पित रहा। तो आप ये देखिए कि मनासा के अंदर माधव मारू के लिए मुश्किलें बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। कोई राजेश लड़ा महामंत्री बन गए तो ताकत में आ गए, विजय सिंह मालाएड़ा प्रबंध समिति में चले गए, वो ताकत में आ गए, उधर पुष्कर झंवर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी चलाए हुए हैं। तो ये तमाम लोग, बात की जाए तो ये एंटी मारू धड़ा है एक पलड़े में। तो वक्त के साथ माधव मारू गेन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो पॉलिटिकली एतबार से यदि देखा जाए तो वहाँ पर एक टीम आकार ले रही है, एक टीम पैदा हो रही है, जबकि ये सीन आपको जावद में नहीं दिखेगा। जावद में आप देखिए कि पूरन अहीर ने कोशिश की, जिला पंचायत निर्दलीय जीत गए, जनपद जीत गए, लेकिन वो पद पे नहीं बैठ पाए, ना तो जिला पंचायत में बैठ पाए ना जनपद में बैठ पाए। तो वहाँ वो उतनी चर्चाओं में भी नहीं आ पाए। 20,000 वोटों से जनपद का चुनाव जीतने के बाद भी कोई चर्चा जिले में नहीं हुई, संगठन में नहीं हुई। तो आप सकलेचा का इन्फ्लुएंस देखिए संगठन में, किसी ने बात तक नहीं की। तो जिस तरीके से आज उन्होंने, चूंकि
ये भी सब जमाना जानता है कि विधायक दिलीप पापू और कैबिनेट मंत्री सकलेचा की नहीं बनती। और आप ये देखिए कि सकलेचा ने कितनी चतुराई के साथ सज्जन भाई जी के सिर पे हाथ रखा। भले सज्जन भाई जी सकलेचा से उम्र में बड़े हो, लेकिन सकलेचा जी ने सज्जन भाई जी के सिर पे हाथ रखा, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवा दिया। आज सीधा दखल उन्होंने अपना नीमच में कर लिया। तो कुल मिलाकर के जो बात हमने शुरू की थी कि दो ताकतवर पॉलिटिशियन इस संसदीय क्षेत्र में दिखाई देते हैं और नीमच में ये नए पावर सेंटर दिखाई देते हैं, और ये राजनीति एक नए सिरे से आकार ले रही है, करवट ले रही है। 2023 की भारतीय जनता पार्टी ने गुपचुप बिसात बिछाना शुरू कर दी है। उसने ज़मीन पे अपनी ताकतवर प्रेजेंस रख दी है। और आप देख ही रहे कि जिस तरह से बाना बनेटी पवन पाटीदार चला रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे तलवारबाजी के वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी की थीम है हिंदुत्व की, और उसी हिंदुत्व की थीम भी वो चलते दिखाई दे रहे हैं। तिरंगा अभियान के अंदर मैंने देखा नीमच मंदसौर ज़िले में एकमात्र बीजेपी का नेता होगा पवन पाटीदार, जो सुबह से लेकर शाम तक तिरंगा हाथ में थाम के शहर के अंदर तिरंगा यात्रा निकालते हुए दिखे मुझे। तो ये आगे की कहानी कहती है, ये दृश्य दिखता है। कोई भी बीजेपी का नेता इतना प्रभावी ढंग से नहीं दिखा, संगठन की बात कर रहा हूँ मैं, जो पवन पाटीदार दिखा। तो कहीं ना कहीं राजनीति एक नया आकार ले रही, एक नया करवट ले रही। और हम अपनी बात ख़त्म करें उससे पहले हमारे दर्शकों से, जो हम जिनसे हमें बेहद लाड़ मिलता है, लाखों लोग वॉइस ऑफ एमपी को देखते हैं, हर माध्यम में देखते हैं, उनसे एक बार फिर निवेदन है, आग्रह है, गुजारिश है कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे न्यूज़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें ताकि हर खबर की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि आप टीवी पे हमारी खबरें देखना चाहते हैं तो नीमच के सबसे बड़े केबल नेटवर्क KTV का कनेक्शन यदि आप ले लेंगे तो 130 नंबर चैनल पर राउंड द क्लॉक 24 घंटे आप वॉइस ऑफ एमपी की खबरें देख पाएंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वॉइस ऑफ एमपी की खबरें मिलेगी, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो। तो आपका ये स्नेह ऐसा ही बना रहे और आप हमारी खबरों को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी हमारे इस परिवार का हिस्सा हो सके। नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्वाइस, जिन्होंने बताया किस तरीके से दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र तक जो है नए पावर सेंटर हमें बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बात की जाए संसदीय क्षेत्र की तो यहाँ पर सांसद सुधीर गुप्ता, मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा जी एक पावर सेंटर के रूप में हमें दिख रहे हैं। वहीं नीमच जिले की बात की जाए तो यहाँ पर जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, भाई जी सचिन सिंह चौहान और जो यहाँ के सबसे जो हाल ही में जो नवनिर्वाचित नगर पालिका की जिनकी बहू बनी है संतोष जी चोपड़ा, वे भी जो एक पावर सेंटर के रूप में यहाँ पर जो उभरते हुए दिख रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए मेरे हमारे साथ जय हिंद, जय भारत।